92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं कंचन पंत की लिखी कहानी हम होंगे कामयाब। 9वीं क्लास का पहला दिन था मेरा। दिल थोड़ा घबरा रहा था। कॉपी किताब लेकर मैं बाहर निकलने ही वाली थी, तभी भैया दंदनाते हुए पहुंच गए। उनकी एनसीसी की यूनिफॉर्म उनके हाथ में थी और भैया मुझ पर बरस पड़े। मैं सर झुकाए कोने में खड़ी रह गई। किसने कहा था तुझसे मेरी एनसीसी की ड्रेस में हाथ लगाने के लिए? सारी प्रेस बिगाड़ के रख दी। अब परेड में डांट खानी पड़ेगी। तेरी होम साइंस का प्रैक्टिकल नहीं है, ये एनसीसी की परेड है। माँ भैया के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कोई नहीं डांटेगा तुझे, ला मुझे दे, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। रहने दो अब, लेकिन इसे समझा दो माँ, आगे से मेरे सामान में हाथ ना लगाए, भैया ने कहा और बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। मेरी आंखें भर आईं। जब नींद से जगाकर भैया ने मुझसे अपनी यूनिफॉर्म प्रेस करवाई थी, तब उनको कोई परेशानी नहीं थी मेरे उनके कपड़ों को छूने में, पर गलती मेरी ही थी। भैया के गुस्से को जानते हुए भी मैं उनकी यूनिफॉर्म का बैज देखने का मोह छोड़ नहीं पाई थी। भैया के जाने के बाद माँ मेरी ओर मुड़ी और बोली, पूजा तू क्यों छेड़ती है विक्की की चीजें? सुबह सुबह गुस्सा दिला दिया बेचारे को। माँ की बात सुन के मुझे भी गुस्सा आ गया। डांट मैंने खाई और बेचारा भैया हो गया। मैं गुस्से से उनको जवाब देना चाहती थी, लेकिन क्या फायदा। बदले में लड़कियों को सहनशील होना चाहिए, उन्हें ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। ससुराल जाके भी ऐसा ही करेगी क्या? ऐसे वेद वाक्य सुनने पड़ते। अब तो आदत ही डाल ली थी मैंने इन सब बातों की। अपने आंसू और गुस्सा पी के मैं स्कूल के लिए निकल पड़ी। स्कूल का पहला दिन था, वो भी लड़कों के स्कूल में। 5000 लड़कों के कॉलेज में सिर्फ 3 लड़कियों का एडमिशन हुआ था। मैं और तारा तो क्लास में पहुंच चुके थे, लेकिन तीसरी लड़की का अभी तक पता नहीं था। मुझे और तारा को क्लास में बैठे 10 मिनट ही हुए थे, लेकिन लग रहा था जैसे सदियों से हम वहीं बैठे हों, खा जाने वाली नजरों से घिरे हुए, सबके कौतूहल का केंद्र बने हुए। बॉयज कॉलेज में पहली बार लड़कियां आई थीं, खबर पूरे कस्बे में फैल चुकी थी। मैं तो कल से नहीं आऊंगी। अपने आप रहती है साइंस फाइंस, अपने स्कूल में कम से कम ये सब तो नहीं झेलना पड़ेगा, तारा ने मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहा। तभी पहले पीरियड की टीचर यानी जोशी माँ साहब क्लास में आ गए। आते ही उन्होंने हकारत भरी जिन नजरों से हमारी ओर देखा, उससे हम और जमीन में गड़ गए। मुझे अब सच में घबराहट हो रही थी और गुस्सा आ रहा था पिथौरागढ़ में नए नए आए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर साहब की उस बेटी पे, जिसने प्रिंसिपल से लड़ झगड़ के इस कॉलेज में लड़कियों के एडमिशन का रास्ता खुलवाया था। गर्ल्स कॉलेज में साइंस सेट की पढ़ाई नहीं होती थी। मैंने तो खुद को समझा लिया था कि दूसरी लड़कियों की तरह मैं भी इतिहास, नागरिक शास्त्र और होम साइंस ही पढ़ लूंगी। क्या जरूरत थी उसको महारानी लक्ष्मीबाई बनने की? ना ही स्कूल में एडमिशन लिया होता, ना ही इन नजरों का सामना करना पड़ता। जोशी माँ साहब पढ़ाना शुरू करने ही वाले थे कि दरवाजे पे एक आकृति दाखिल हुई। मेरी नजर उसकी ओर उठ गई और फिर उस पर टिकी रह गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि सीधी सादी पूजा ने कोएड कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया, लेकिन साथ पढ़ रहे लड़कों की हरकतों और टीचर्स के दोहरे मापदंड की वजह से वो खुद को सहज नहीं महसूस कर रही है। उसकी नजरें उस लड़की को ढूंढ रही हैं जिसने प्रिंसिपल से लड़के बॉयज कॉलेज में लड़कियों के एडमिशन का रास्ता खोला है। अब आगे। मे आई कम इन सर? आवाज अगर धीमी, मरी हुई और डरी सहमी भी होती जैसे कि मेरी थी, तो भी सबकी नजर दरवाजे की ओर जानी ही थी। लेकिन उस आवाज में आत्मविश्वास था, दृढ़ता थी और कुछ हद तक कठोरता भी। जीन्स और टॉप कसे, दाएं हाथ में बड़ी सी रिस्ट वॉच पहने वो लड़की अंदर आने की इजाजत मांग रही थी। मेरी आंखें उसकी आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखती रह गईं। ए छोकरी,
तू यहाँ क्या कर रही है? जोशी माँ साहब ने उसको ऊपर से नीचे तक घूरा और पूछा। सर, मैंने इस क्लास में एडमिशन लिया है। पढ़ने के लक्षण तो नहीं दिखते। ऐसे कपड़े पहन के स्कूल पढ़ने आई तू? ऐसे कपड़े मतलब? प्रिंसिपल साहब ने कहा था जब तक यूनिफॉर्म ना सिल जाए सिविल ड्रेस पहनी जा सकती है। वो बिना घबराए हुए बोली। मुझसे जबान लड़ाती है, पूछती है कैसे कपड़े? जोशी माँ साहब को ऐसे सवाल जवाब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, वो भी जीन्स टॉप पहने एक लड़की से, वो भी उन्हीं के स्कूल में। लेकिन वो लड़की भी डरने वालों में से नहीं थी। बोली, सर मैं जबान नहीं लड़ा रही हूँ, सिर्फ पूछ रही हूँ कि इन कपड़ों में क्या खराबी है? इन छोकरों की आंखों में नहीं दिखता तुझे कुछ? कैसे लार टपका रहे हैं? जोशी माँ साहब ने गुस्से से पूछा। सर फिर तो खराबी इनकी नजरों में हुई ना, वो बोली। इतनी हिम्मत, इतना गुरूर। जोशी माँ साहब की आंखों में ज्वालामुखी दहक उठा, गुस्से से नाक फूल गई। हम सब आने वाले तूफान का इंतजार करने लगे, लेकिन तूफान नहीं आया। माँ साहब किताब के पन्ने पलटते हुए अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करने लगे और ये मोहतरमा शान से आके मेरे बगल में बैठ गई। अजीब सा सुकून मिला था मुझको। जोशी माँ साहब को जो जवाब मैं नहीं दे पाई थी, उस लड़की ने दे दिया था। समझते देर नहीं लगी कि यही वो लड़की थी जिसकी वजह से हमको साइंस साइड में एडमिशन मिल पाया था। हेलो, मेरा नाम अलका है, उसने मुस्कुरा के मुझसे कहा। मैं पूजा, मैं बोली। नाइस टू मीट यू, अलका ने कहा। तभी चौक का एक टुकड़ा टन से उसके माथे पे आ गिरा। ए छोकरियों, पहले दिन से ही शुरू हो गई तुम्हारी गपाश तक। पढ़ना धड़ना कुछ हुआ नहीं, आ गई मटर गश्ती करने। जोशी माँ साहब की बात सुन के लड़कों की ओर से हंसी की आवाजें आने लगी। जोशी माँ साहब लड़कों की ओर मुड़े। हल्ला क्यों कर रहे हो सुअरों? नंबर 1 के निकम्मे, नंबर 1 के आवारा छोकरे सबके सब। लड़की देखी नहीं कि सब हरकतों पे आ गए। तभी तो मैं इन छोकरियों को स्कूल में नहीं आने देना चाहता था। आते ही माहौल खराब कर दिया छोकरियों ने। एक बात कह देता हूं, ये सब तुम्हारी बहनों जैसी हैं, इस बात का ख्याल रखना। जोशी माँ साहब की बात सुनते ही हंसी की लहर किसी महामारी की तरह कमरे में फैल गई। दबी हंसी, खुली हंसी, चिढ़ाती हुई हंसी, बहलाती हुई हंसी। मेरे अंदर अजीब सी सिहरन मच गई। यहां भी वही बात है। लड़कों से दोस्ती करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी मेरी, लेकिन बहन ही क्यों? हम क्लासमेट थे, क्लासमेट ही क्यों नहीं रह सकते थे? ये जंजीरें क्यों? और तुम लोग कान खोल के सुन लो। जोशी माँ साहब की तोप अब हमारी ओर थी। ये स्कूल तुम्हारे बाप का नहीं है, चुपचाप क्लास में बैठे रहना। खाली पीरियड में अगर इधर उधर घूमती दिखी ना, तो अगले दिन टीसी हाथ में थमा के घर वापस भेज दूंगा, जोशी माँ साहब ने गुस्से में कहा। स्कूल के पहले ही दिन से हमें पता चल चुका था कि आगे का रास्ता इतना आसान नहीं होने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पूजा और अलका को बॉयज कॉलेज में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन पहले ही दिन फिजिक्स के टीचर जोशी माँ साहब उनको जता देते हैं कि यहाँ उनकी राह आसान नहीं होने वाली। अब आगे। जोशी माँ साहब कमरे से जा चुके थे। उनके जाते ही अलका अपने दाईं ओर बैठे लड़कों की ओर मुड़ गई। एक एक करके उनसे परिचय बढ़ाने लगी। थोड़ी देर पहले तक जो लड़के हम पे कमेंट कर रहे थे, फुसफुसा के बात कर रहे थे, भद्दी हंसी हंस रहे थे, वो अब शरीफ ज़ादे बने बैठे थे। थोड़ी देर में अलका क्लास के आधे से ज्यादा लड़कों से जान पहचान बना चुकी थी। बेशरम। तारा उसको लड़कों से बात करते देख के मुंह बिचका के बोली। मैंने कुछ नहीं कहा। लड़कों को भाई बनाकर उनसे खुद को बख्श देने की भीख मांगने के बजाय उनसे बराबरी का रिश्ता रखने वाली ये लड़की मुझको ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन जोशी माँ साहब उसको, बल्कि हम तीनों को ही पसंद नहीं करते थे। एक दिन क्लास में वो न्यूटन के लॉ पढ़ा रहे थे। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। कोई समझा सकता है कैसे? पूरी क्लास में सन्नाटा फैल गया। जाहिर है किसी को जवाब नहीं पता था, सिवाय मेरे। मैं अपनी कॉपी पे न्यूटन के इस तीसरे नियम को सॉल्व कर रही थी, लेकिन क्लासरूम में खड़े होकर इसको एक्सप्लेन करना मेरे बस में नहीं था। तभी अलका की नजर मेरी कॉपी पे पड़ी। उसने मुझको जवाब देने का इशारा किया और मैंने इशारे से ही इनकार कर दिया। किसी को आता है जवाब कि आगे बढ़ूं? जोशी माँ साहब ने कहा। सर, पूजा को आता है। अलका ने मुझको आग में झोंक दिया। मजबूरी में मुझको जवाब देने के लिए उठना पड़ा। इतने लोगों की क्लास में पहली बार कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा था।
हिम्मत जवाब दे गई, मुंह से आवाज नहीं निकल पाई और जोशी माँ साहब को बहाना मिल गया। बैठ जाओ, तुमसे नहीं होगा, तुम लोग जाके रोटियां बेलो, फिजिक्स कहां पढ़ने में लगे हो, माँ साहब ने कहा। अपमान के मारे मेरी आंखें भर आईं। तभी अलका उठ खड़ी हुई। सर, पूजा को तो फिर भी जवाब आता था, और ये जो पूरी क्लास सर झुका के बैठी है, इनको भी रोटियां बेलने के लिए भेजने वाले हैं क्या आप? जोशी माँ साहब इसके बाद कुछ नहीं कह पाए। 3 महीने हो गए थे हमको जीआईसी में पढ़ते हुए। मैं क्लास में सवाल पूछने या जवाब देने की अभी भी हिम्मत नहीं कर पाती थी। जोशी माँ साहब को अब भी पूरा यकीन था कि साइंस पढ़ना हम लोगों की और साइंस में हमें एडमिशन देना प्रिंसिपल साहब की सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन अलका किसी और ही मिट्टी की बनी थी। उसे इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी कि लोग क्या कहते हैं। उसकी तो अपनी ही दुनिया थी। ख्यालों में कभी कभी मैं भी उसकी दुनिया में चली जाती थी, लेकिन उसने तो जैसे असल में वो दुनिया मुझको दिखाने की ठान रखी थी। एक दिन उसको मौका भी मिल गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना पूजा और अलका की दोस्ती बढ़ती जा रही है। पूजा अलका के बिंदास तौर तरीकों से थोड़ा घबराती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी खुद अलका के जैसा ही बनना चाहती है, और इसके लिए एक मौका भी उनके सामने आने वाला था। अब आगे क्लास में उस दिन जोशी माँ साहब एनसीसी कैडेट्स की भर्ती की घोषणा कर रहे थे। एनसीसी, मेरा सपना था एनसीसी कैडेट बनने का। खाकी वर्दी पहन के 15 अगस्त की परेड में तिरंगा उठाए शान से चलना, कितना खूबसूरत सपना था, लेकिन मेरी आंखों से कितना दूर। एक बार माँ को बताया था मैंने, और माँ ऐसे हंस दी थी जैसे मैंने कोई मजाक किया हो। मैंने कहा, मैं सच में एनसीसी में जाना चाहती हूँ। तो माँ हंस के बोली, ईरान तुरान की बातें जितनी करवा लो तुझसे। 1 महीने से क्रोशिया और ऊन निकाल के रखा है, एक मेज पोस्ट तो पूरा हुआ नहीं तुझसे। मैं कुछ कहती इससे पहले ही माँ थोड़ा गंभीर होके फिर बोली, एक बात समझ ले पूजा, लड़कियों को ज्यादा उड़ने के सपने नहीं देखने चाहिए। अब तू बच्ची नहीं है, कल दूसरे घर जाना है, घर के कामकाज सीखेगी तभी सुखी रहेगी। बचपन से लेके तब तक ये बात मुझको इतनी बार सुनाई जा चुकी थी कि मेरे दिमाग में छप चुकी थी। काश मैं लड़का होती, तब शायद मैं वो कर पाती जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मैं तो लड़की थी। मुझे वो सब करना था जो माँ, पिताजी, परिवार वाले, समाज वाले मेरे लिए तय कर चुके थे। इसलिए आज भी इस एनसीसी परेड वाली घोषणा में मेरे लिए कुछ नहीं रखा था। दिल फिर कोई उड़ान ना भरने लगे, इसलिए मैंने मुंह फेर लिया। मोहन, पीयूष, नवीन, प्रभाकर, विजय, हितेश, अनुज, जीवन, योगेश और खिलेंद्र। कोई और तो नहीं लेना चाहता ना एनसीसी? जिसे लेना है अभी बता दो, बाद में किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा, जोशी माँ साहब कह रहे थे। सर, अलका, मुझे भी एनसीसी लेनी है, अलका ने इस अंदाज में कहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जोशी माँ साहब हक्के बक्के रह गए। बॉयज कॉलेज में लड़कियों को एडमिशन दिया गया था, इतना बड़ा एहसान हम लोगों ने किया था, ये कम था? और अब ये? तुम्हें एनसीसी नहीं मिल सकती, जोशी माँ साहब बोले। क्यों? अलका ने पूछा। हमारे स्कूल में लड़कियों को एनसीसी में नहीं रखा जाता, जोशी माँ साहब ने रजिस्टर के पन्ने पलटते हुए लापरवाही भरे स्वर में कहा। सर, आपके स्कूल में तो अभी तक लड़कियों को ही नहीं रखा जाता था। अलका उनकी इस अनदेखी से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। वो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन तुमको एनसीसी नहीं मिल सकती, जोशी माँ साहब बोले और अपना रजिस्टर और डस्टर उठा के क्लास से बाहर निकलने लगे। अलका अपनी सीट से उठी और उनकी ओर बढ़ी। ये तो ठीक बात नहीं है सर, मेरी बात तो सुनिए। जोशी माँ साहब ने हाथ के इशारे से उसको रोका और बोले, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। तो फिर किसको सुनाऊं? अलका भी उसी अंदाज में बोली। प्रिंसिपल साहब से बात कर लो, ये कह के जोशी माँ साहब क्लास के बाहर निकल गए। एज यू से सर, अलका बोली और अपनी सीट पे आके बैठ गई। मैंने हैरानी से उस अजूबे की ओर देखा। एक कौन है जो सारी दीवारों को एक ही दिन में तोड़ देने को आमादा है? अलका अचानक ही बड़ी हो गई थी, बहुत बड़ी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।
दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना, स्कूल में एनसीसी में भर्ती के लिए ट्रायल होना है। टीचर जोशीमा साहब लड़कियों को एनसीसी का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते, लेकिन अलका एनसीसी में शामिल होना चाहती है और वो प्रिंसिपल के पास जा रही है अपनी बात मनवाने के लिए। अब आगे। हाफ टाइम में अलका प्रिंसिपल साहब के कमरे में गई। न जाने क्या कहा, न जाने क्या दलीलें दी, लेकिन जब वो लौटी तो बहुत खुश थी। प्रिंसिपल साहब ने ट्रायल की परमिशन दे दी है। बहुत मजा आएगा, हम तीनों दिखा देंगे कि हम किसी से कम नहीं है, अलका ने कहा। मारे उत्तेजना के मैंने तारा का हाथ पकड़ लिया। मेरा बचपन का सपना मेरे सामने दिख रहा था, लेकिन अपनी सीमाओं को कैसे तोड़ती मैं। पापा की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, जो उन्होंने बॉयज कॉलेज में एडमिशन दिलाते वक्त मुझसे कही थी। देख बेटा, बहुत हिम्मत करके तुझको लड़कों के स्कूल में भेज रहा हूं। क्लास में ज्यादा सवाल जवाब नहीं करना, सर झुका के पढ़ाई करना। लड़कों के साथ दोस्ती नहीं, कोई मनमर्जी नहीं। स्कूल खत्म होते ही सीधे घर आ जाना। अलका अब भी उत्साह में थी, लेकिन तारा ने फूले हुए गुब्बारे में पिन चुभो दी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हमें भी अपने जैसा समझ रखा है क्या? एनसीसी लेंगी? तारा मुंह बिचका के बोली। अलका ने मेरी ओर देखा। प्लीज यार, प्रिंसिपल साहब ने कहा है कि अकेली लड़की को एनसीसी कैंप नहीं भेज सकते। क्या करूं, क्या ना करूं? एक और मेरी उम्मीदों का एक खुला आसमान था, दूसरी ओर मेरे संस्कार थे। थोपी हुई परंपराओं की वो जंजीरें थीं जो मुझको उड़ने से रोक रही थीं, और हमेशा की तरह मैंने उन जंजीरों को जीत जाने दिया। एनसीसी में जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन इतने लड़कों के बीच हम क्या कर लेंगे? देखा ना जोशीमा साहब कैसे मजाक उड़ा रहे थे। पापा भी गुस्सा करेंगे। एक बार कोशिश करके तो देख, क्या फर्क पड़ता है अगर सिलेक्ट नहीं भी हुई तो? लेकिन सोच, अगर सिलेक्ट हो गई तो? अलका की आंखें तारों जैसी चमक रही थीं। पता नहीं क्या सोच के मैंने अपना नाम भी ट्रायल के लिए लिखा दिया। एनसीसी ट्रायल के लिए नाम लिखाने की खबर मुझसे पहले घर पहुंच चुकी थी। भैया गुस्से में तमतमाए पापा से मेरी शिकायत लगा रहे थे। माँ घबराई सी आने वाले तूफान को टालने की कोशिश कर रही थी। लीजिए, आ गई आपकी पीटी उषा। मुझे देखते ही भैया ने गुस्से और व्यंग से कहा, ये मैं क्या सुन रहा हूं पूजा? तूने एनसीसी के लिए नाम लिखवाया? पापा ने अपनी आवाज को भरसक नरम बना के पूछा। पापा, मैं अकेली नहीं थी, मेरे साथ और भी लड़कियां थीं। मैंने जानबूझ के लड़की की जगह लड़कियां कहा ताकि पापा का गुस्सा कम हो। और लड़कियां कुएं में कूदेंगी तो तुम भी कूद जाओगी? पापा थोड़ा झल्ला के बोले। पापा, मेरा भी बहुत मन है एनसीसी में जाने का। मैं सिलेक्ट होके दिखाऊंगी, मैं कर लूंगी पापा। मैंने पापा को समझाने की कोशिश की। बात कर लेने की नहीं है, बात यह है कि तुझे करना चाहिए कि नहीं। हमारे घरों की लड़कियां ये सब लड़कों वाले काम नहीं करती हैं। कल जाके अपना नाम वापस लेना। पापा ने अपना फैसला सुनाया और चले गए। फिर कोई दलील नहीं, कोई सुनवाई नहीं। ऐसा नहीं था कि घर में कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। मम्मी, पापा, भैया सब मुझसे प्यार करते थे, मेरा ख्याल रखते थे। पराठा गोल चाहिए या तिकोना, चाय चीनी वाली पीनी है या गुड़ वाली, स्वेटर का डिज़ाइन अच्छा लग रहा है कि नहीं, इन सारी बातों पे मेरी मर्जी पूछी जाती थी। लेकिन मेरी जिंदगी के असली फैसले लेने का हक मुझको नहीं था। ट्रायल देने का तो अब सवाल ही नहीं था। मेरा सपना एक बार फिर मेरी आंखों में ही रह जाने वाला था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अलका का साथ पाके पूजा ने एनसीसी के ट्रायल के लिए नाम तो लिखा दिया, लेकिन पापा ने उसको एनसीसी ज्वाइन करने से साफ मना कर दिया। अब आगे। अगले दिन एनसीसी का ट्रायल था। अलका हमेशा की तरह बहुत उत्साहित थी। चल, उसने मेरा हाथ खींचते हुए कहा। मैं अपनी जगह से हिली तक नहीं। क्या हुआ, चल ना, अलका फिर बोली। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैंने कहा। अलका ने गुस्से से मेरी ओर देखा, बोली, ठीक कह रही है तू, तुझसे नहीं होगा। जा, एक कोने में सर झुका के बैठ जा। कोई कुछ कहे तो मन ही मन रोते रहना, दूसरों को आगे बढ़ते देख के कुड़ते रहना और समझते रहना कि सारे लड़के तुझसे बेहतर हैं। खुद को और पीछे धकेलते रहना। अरे भेदभाव दूसरे नहीं कर रहे तेरे साथ, तू खुद कर रही है। लेकिन मैं जा रही हूं,
कोई मेरा साथ दे या ना दे। अलका ने अपने जूते के फीते कसे और दौड़ के एनसीसी ट्रायल के लिए खड़े लड़कों के बगल में जाके खड़ी हो गई। जोशीमा साहब नियम समझाने लगे। सिलेक्शन के लिए 400 मीटर की दौड़, ऊंची कूद और रस्सी की सीढ़ी पे चढ़ने की कसौटी थी। पहले 35 लोग चुने जाने वाले थे। इस बार एक लड़की भी ट्रायल दे रही है, पंतमा साहब हंस के बोले। इन लड़कियों के बस में तो क्या है, लेकिन हमने कहा कि इनको भी मौका मिलना चाहिए भाई। तो ऐसा है कि अलका सिर्फ दौड़ में हिस्सा लेंगी। अगर इसने दौड़ भी पूरी कर ली तो मैं इसको एनसीसी दे दूंगा। लड़कों ने ताली बजाई, लेकिन उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं। मेरे कानों में अलका के शब्द गूंज रहे थे। बाहर की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देना बंद हो गई थीं। मैं शून्य में विचरने लगी। मैं शर्मिंदा थी, मैं टूटी हुई थी, मैं बिखर रही थी। शायद नहीं, पहली बार मैं जगी थी। पता नहीं कब मैं अपनी जगह से उठी, पता नहीं कब जाके अलका के बगल में खड़ी हो गई एनसीसी के ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए। मुझे देख के अलका मुस्कुराई और उसने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। मैं भी जवाब में मुस्कुरा दी। 1 2 3 रेस शुरू हो गई। 72 बच्चों की रेस में अलका 5वें नंबर पे रही, मैं 35वें नंबर पे। पीटीआई सर ने हैरानी से अलका की ओर देखा और फिर मेरे पास पहुंचे। एक बार फिर सोच ले लड़की, कर पाएगी कि नहीं? कल छोड़ना है तो आज ही छोड़ दे, कम से कम एक लड़के की जगह बच जाएगी। पंतमा साहब बोले। अभी अभी मिली कामयाबी की खुशी उनके इस एक वाक्य से छिन गई थी। लेकिन मैं कुछ कहती इससे पहले ही अलका बोल पड़ी। सर, हमने तो अपनी जगह बना ली है, दान वान करने का हमारा मूड नहीं है। अपने लड़कों से कहिए कि छीन सकें तो हमारी जगह छीन लें। उसने मेरा हाथ पकड़ा और ग्राउंड के बाहर आ गई। अपनी झिझक छोड़ के मैं अब अलका के साथ एक नए रास्ते पे चल पड़ी थी। पापा बहुत नाराज हुए। कुछ दिन तक मुझसे बात तक नहीं की। उनके मना करने के बावजूद मैंने एनसीसी जो ले ली थी, लेकिन पहली बार मैंने उनसे बहस करने की हिम्मत की। अलका ने मुझको सिखा दिया था कि सपने सिर्फ देखने के लिए नहीं होते हैं, उनको पूरे करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, चाहे इसके लिए थोड़ी बगावत ही क्यों ना करनी पड़े। जोशीमा साहब अब भी बदले नहीं हैं, लेकिन अब शायद मुझको उनकी अनदेखी से फर्क नहीं पड़ता। मैंने कोशिश की और रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले गए। और आज 1 साल बाद 15 अगस्त की परेड में मैं और अलका एनसीसी की यूनिफॉर्म पहने, भारत का झंडा थामे सबसे आगे चल रहे हैं। बस इतनी सी थी ये कहानी।